Yes, good morning. Let's start today's session. लास्ट वीक के करंट अफेयर में हमने किसको फॉलो अप किया था? हम ये देख रहे थे कि पिछले वीक में क्या क्या मेजर अपॉइंटमेंट्स थी। ठीक है, इस वीक में भी हम देखिए श्रीलंका में फोकस लास्ट वीक भी था, इस वीक भी आप देख रहे हैं। तो यहाँ इस पिक से आपको शो कर रहा है चाइना का एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। ठीक है, जिसमें वो डेट ट्रैप में छोटी कंट्रीज को फंसा के और फिर वो सब कंट्रीज बर्बाद हो रही है। अभी पहला इसमें नंबर लगा है श्रीलंका का। ठीक है, श्रीलंका है सबसे पहले इसी लिस्ट में हम लोग देख रहे हैं। श्रीलंका के बाद फिर अभी पाकिस्तान, म्यांमार, अफ्रीका, ये सब। ठीक है, तो ये तो जस्ट एक पिक है अंडरस्टैंडिंग के लिए। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, श्रीलंका के नए पीएम बने हैं रेनिल विक्रमसिंघे। इनका नेम लिखेंगे रेनिल विक्रमसिंघे, न्यू पीएम ऑफ श्रीलंका। रेनिल विक्रमसिंघे, न्यू पीएम ऑफ श्रीलंका। ठीक है, रेनिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं गोटबाया राजपक्षा। ठीक है, श्रीलंका प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षा। ठीक है, सबसे पहले अपॉइंटमेंट देख रहे हैं। इन्हीं अपॉइंटमेंट्स में आप देख रहे हो श्रीलंका से अपॉइंटमेंट। यहाँ मैं आपको आज के टॉपिक की हेडलाइन से बता देता हूँ क्या क्या मेजर हमें करने हैं। ये सब पॉइंट आप देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स में हम पढ़ेंगे श्रीलंका पीएम, साउथ कोरिया प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे यूएई से भी, यूएई में अभी कौन प्रेसिडेंट बने। ठीक है, ये सब अपडेट पहले देख रहे हैं अपॉइंटमेंट्स। तो श्रीलंका के पीएम के बारे में लिख लिया सबने, रेनिल विक्रमसिंघे। ठीक है, लिख लो इसको क्विकली, फिर आगे बढ़ेंगे। यस, रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद फिर हम देखेंगे, ये श्रीलंका के पीएम के बारे में हमने देख लिया। इसी चीज को हिंदी न्यूज़पेपर ने भी कवर किया था, रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के न्यू पीएम। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट, साउथ कोरियन प्रेसिडेंट देखो, इनका नेम है यून सोक योल। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट, बढ़िया से नेम है ये। सनी देओल नहीं है, ये यून सुक योल। ये कहीं इसको सनी देओल से याद रख लो, सनी देओल, योन सुक योल। ठीक है, साउंड सेम आ रहा है आपका, योन सुक योल। ठीक है, सुक्योल को मैं तो ऐसे याद रखता हूँ सनी देओल जैसे, सुक्योल, सनी देओल। ठीक है, थोड़ा सा रीडिंग में उस तरह का आपको लग रहा है। आपको बस आंसर तक पहुंचना है, कोई सब्जेक्टिव तो एग्जाम है नहीं कि स्पेलिंग गलत हो जाएगी। ये सब रीड करके आप एक्नोलेज उसको कर पा रहे हो क्या आंसर है, बस। ठीक है, आगे बढ़े। लिख लिया सबने। कोरिया आपको पता है 53 में पार्टीशन हुआ था ये। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, दो पार्ट में है। नॉर्थ कोरिया के हैं मून जे इन। ठीक है, सॉरी, नॉर्थ कोरिया के हैं ये, नॉर्थ कोरिया के भी यहाँ आप लिख लेंगे। साउथ कोरिया के तो अभी ये चेंज हुए, किम जोंग उन है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के हैं किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया प्रेसिडेंट हैं किम जोंग उन। अब ये चेंज नहीं हुए, ये तो इतने टाइम से चले। साउथ कोरिया में चेंज,
हाँ भाई, ठीक है, मतलब पोस्ट तो प्रेसिडेंट है वो, वहां सिस्टम ही ऐसे, उसी के अकॉर्डिंग किम जोंग उन। और साउथ कोरिया में कौन? योन सुक योल। ठीक है, तो इसको, ये सन्नी देओल और ये किम जोंग उन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। एक किंग कॉन्ग समझ लो, एक सन्नी देओल समझ लो। किंग कॉन्ग कौन? नॉर्थ कोरिया, और सन्नी देओल ये साउथ कोरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट, कोरियन पेनिनसुला वही 53 में डिवीजन। श्रीलंका का पूरा नाम था सिलोन, ब्रिटिश टाइम में सिलोन आइलैंड कहते हैं, CYLON। तो सिलोन का कहीं पॉइंट आए तो भी समझना श्रीलंका की बात कर रहे हैं। यूएई के प्रेसिडेंट की डेथ हो गई थी, और अब नए प्रेसिडेंट भी अपॉइंट हो गए यूएई के प्रेसिडेंट। ठीक है, इनका नेम लिख लोगे, जो पहले प्रेसिडेंट थे यूएई के। ये आप देख रहे हैं, शेख खलीफा बिन जयद अल नयन। एक ही पर्सन है, ये पूरी सिटी का नाम नहीं है ये। शेख खलीफा बिन जयद अल नयन। ठीक है, शेख, शेख अब ये टाइटल यूज करते हैं। खलीफा वहां जो बड़ा, जैसे रिलीजियस हेड ये सब बोलने हैं, तो इसलिए बिन जयद अल, अल वर्ड यूज होता है हमेशा अरेबिक में, तो इसलिए अल भी आ गया, अल नयन। ठीक है। बिन का भी ये इसी तरह से इनके इस तरह से नेम होते हैं अरेबिक में। अल वर्ड भी यूज होता है, आप देखते हैं जैसे काफी सारी चीजों में अल वर्ड आता है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएंगे। यूएई के प्रेसिडेंट शेख खलीफा, इनकी डेथ हो गई है 73 ईयर्स की, यूएई प्रेसिडेंट। ठीक है, यूएई में 7 एमिरेट्स हैं, स्टैटिक भी सबका साथ साथ बताते रहता हूँ आपको। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये आपको बताया अलग, 53 में अलग थलग पड़ी। ठीक है, नॉर्थ कोरिया की फेवर करता है रशिया, चाइना साउथ कोरिया के साथ ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी आपको यूएई बताया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहाँ 7 एमिरेट्स हैं, जैसे अपने इधर स्टेट वगैरह होती है, प्रोविंसेस, वैसे ये समझ लो एमिरेट्स। शारजा, दुबई, 7 एमिरेट्स हैं। रिच कंट्री है गल्फ की कंट्रीज में, पर्शियन गल्फ के पास जो कंट्रीज है उसमें, छोटा सा देश है लेकिन एरिया वाइज यूएई। ठीक है, और फिर आपने पढ़ा था श्रीलंका, तो श्रीलंका का पुराना नेम क्या था आपको? क्या? सिलोन। इंडिया से तो इनके टाइज रहे हैं हिस्टोरिकली भी। सिलोन, सिलोन आइलैंड किसको कह रहे हैं? श्रीलंका को। ठीक है, क्लियर है ये? नेक्स्ट आगे बढ़े, इसलिए ये सब। नेक्स्ट, यूएई के अब नए प्रेसिडेंट, ये किसको अनाउंस किया है? इनको कहते हैं मोहम्मद बिन जयद, ये इधर मार्क कर लेंगे। शेख मोहम्मद बिन जयद was elected as UAE new president। ठीक है, शेख मोहम्मद बिन जयद, शेख मोहम्मद बिन जयद, ये पिक में आप देख रहे हैं, इलेक्टेड एज यूएई न्यू प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आपने श्रीलंकन पीएम देख लिए नए, आपने साउथ कोरियन प्रेसिडेंट देख लिए, यूएई के नए प्रेसिडेंट का नेम भी देख लिया। ठीक है, यस रिटर्न। श्रीलंका के एक पॉइंट आप और फॉलो कर सकते हैं, ये जो श्रीलंका के पीएम बने हैं 24th नंबर के, ये सॉरी 26th नंबर के। ठीक है, इस चीज को आप लिख सकते हैं, यहाँ आपको बता देता हूँ। श्रीलंका, श्रीलंका के पीएम है 26th नंबर की। ठीक है, श्रीलंका के पीएम रनिल विक्रमसिंघे अभी बड़े थे, और पाकिस्तान के जो पीएम बने थे वो कौन से नंबर? 23rd नंबर की। इंडियन पीएम अभी कौन से नंबर के हैं? 14th नंबर, 14th इंडियन पीएम है अभी। ठीक है, 14th आप देख रहे हैं इंडियन पीएम है 14th। ठीक है, और पाकिस्तान पीएम 23rd, श्रीलंकन पीएम 26। पाकिस्तान की पीएम बने थे शाहबाज शरीफ, 2 क्लास पहले पढ़ाया था, शाहबाज शरीफ नए पीएम बने थे, शाहबाज शरीफ। ठीक है, वो भी लिख सकते हैं, इसने पहले नहीं लिखा था या आप भूल चुके हैं तो भी लिख सकते हैं, शाहबाज शरीफ। आगे बढ़े, क्लियर है ये?
यस डन। ठीक है, नेक्स्ट। हंगरी से फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बने हैं कैटालिन नोवाक। हंगरी लैंडलॉक कंट्री है यूरोप में। हंगरी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, हंगरी से फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बने हैं कैटालिन नोवाक। ठीक है, ये नेम आप देख रहे हैं, कैटालिन नोवाक। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री कैटालिन नोवाक। हंगरी का कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। हंगरी का कैपिटल है बुडापेस्ट। हंगरी यूरोप की कंट्री है। ठीक है, दनूबे रिवर से भी रिलेटेड। करेंसी, यहाँ की करेंसी की जब आप बात करें, हंगेरियन फोरेंट। हंगेरियन फोरेंट करेंसी, हंगेरियन फोरेंट। ठीक है, हंगेरियन फोरेंट। कैपिटल है बुडापेस्ट, BUDAPEST। ये इसमें देखो हाईलाइट किया हुआ, तो करो, ये देखो विजिबल हुआ सबको। करेंसी देखो, हंगेरियन फोरेंट, हंगेरियन फोरेंट। ठीक है, हो गया क्लियर। इसी तरह हम बाकी के पॉइंट भी लिख सकते हैं। जैसे एक बेसिक पॉइंट आप लिखेंगे, ये श्रीलंका की करेंसी में आपसे पूछो इसी सीरीज में, बता दो श्रीलंका करेंसी कैपिटल। श्रीलंका की क्या है करेंसी? रूपी, रुपीज ही है यहाँ भी, रूपी, श्रीलंकन रूपी। ठीक है, श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रूपी, श्रीलंकन रूपी। ठीक है, ये श्रीलंका की करेंसी की बात कर रही हूँ। यूएई का करेंसी, ठीक है, यूएई करेंसी, यूएई की करेंसी है दिरहम। यूएई करेंसी दिरहम, यूएई की करेंसी है दिरहम। ठीक है, यूएई करेंसी। फिर आपने क्या लिखा था? साउथ कोरिया, साउथ कोरिया की है वोन। साउथ कोरिया, साउथ कोरिया की करेंसी है वोन। साउथ कोरिया वोन। हाँ, रेड कलर वाला क्लियर नहीं दिख रहा? तो रेड कलर से तो कुछ लिखा ही नहीं इसमें। अच्छा, ब्राउन वाला नहीं दिख रहा? अच्छा, ब्राउन, ठीक है, लिख लेते हैं दोबारा से। साउथ कोरिया की है वोन, ये इसमें आपको विजिबल हो जाए। ये कलर विजिबल है? साउथ कोरिया की करेंसी है वोन। नॉर्थ कोरिया की भी वोन है, साउथ कोरिया की वोन है, श्रीलंका की भी, श्रीलंका और पाकिस्तान की भी रुपी है, पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपी है, श्रीलंका की श्रीलंकन रुपी है। ठीक है, साउथ कोरिया प्रिपेयर हुआ तो नॉर्थ भी हो गया, श्रीलंका वाला श्रीलंकन रुपी किया तो पाकिस्तान रुपी भी कर लिया। यूएई की दिरहम है। हंगरी की क्या है? हंगेरियन फोरेंट, 4INT, हंगेरियन फोरेंट। ठीक है, क्लियर है ये सब पॉइंट आपके हो जाएंगे करेंसी से रिलेटेड। ठीक है, यस रिटर्न। नेक्स्ट, फिर अगला पॉइंट आप देख रहे हैं, ये आपने लिख लिया था इधर, मैं रफ कर दूं इसको। श्रीलंका की आप बताएंगे ये कैपिटल, सबकी कैपिटल बना दो कैपिटल। श्रीलंका की पहले कोलंबो बोलते, जब इसको बोलते हैं श्री जयवर्धनापुरे कोटे। यस, श्री जयवर्धना, जयवर्धना प्लेयर याद होगा, जयवर्धनापुरे कोटे।
लिख लेता हूँ, चलो आपके लिए यहाँ लिख लो। श्रीलंका की श्री जयवर्धनापुरी, जयवर्धने पुरा कोटे, ठीक है, श्री जगन्नाथपुरी कोटे, ठीक है, ये श्रीलंका की हो जाएगी। इसी तरह आप लिखेंगे, ये श्रीलंका की आपने कैपिटल लिख ली, ठीक है, यूएई की भी कैपिटल लिख लो, यूएई कैपिटल यस अबू धाबी, यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, अबू धाबी। इसी तरह आप लिखेंगे साउथ कोरिया कैपिटल सियोल, जितनी कंट्रीज के नेम आए थे इन सबके बता रहा हूँ, साउथ कोरिया सियोल, पाकिस्तान इस्लामाबाद, पाकिस्तान इस्लामाबाद, ठीक है, पाकिस्तान इस्लामाबाद, ठीक है, पाकिस्तान इस्लामाबाद। और कौन सा कंट्री हमने लिखा था, सियोल, SEOUL, सियोल। नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग है, लिख देते हैं नॉर्थ कोरिया, प्योंगयांग, ठीक है, नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग, PYONGYANG, प्योंगयांग, ठीक है, क्लियर है ये सब। अपॉइंटमेंट वाला पॉइंट क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अब जो अपॉइंटमेंट इंडिया में हुई है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले त्रिपुरा के सीएम चेंज हो गए, त्रिपुरा के सीएम बन गए मानिक साहा, मानिक साहा बिकम न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा, ठीक है, मानिक साहा, मानिक साहा बने नए सीएम त्रिपुरा के। इससे पहले थे बिप्लब कुमार देव, जो इस पिक में इधर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इससे पहले थे बिप्लब कुमार देव, बिप्लब कुमार देव फॉर्मर सीएम। इससे पहले कौन थे, बिप्लब कुमार देव, ठीक है, बिप्लब कुमार देव, BIPLAB, विजिबल है ना, बिप्लब कुमार देव फॉर्मर सीएम, ठीक है, विजिबल है या फिर से इसको राइट डाउन, अब तो इसको ब्लैक से लिख देते हैं, बिप्लब, अभी ठीक है, बिप्लब कुमार देव हैं फॉर्मर सीएम, इससे पहले बिप्लब, BIPLAB, बिप्लब कुमार देव, ठीक है, आगे बढ़े। मिस्टर साहा को अब बनाया है चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा, who is dentist by profession and was elected as Rajya Sabha MP just last month, ठीक है, यस, क्लियर है ये, आगे बढ़े। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हेड बनिए राजीव कुमार, राजीव कुमार अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, राजीव कुमार, राजीव कुमार बने अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इनसे पहले थे ये अर्लियर, या ऐसे लिख लो रिप्लेसिंग, रिप्लेसिंग सुशील चंद्रा, रिप्लेसिंग सुशील चंद्रा, ठीक है, इनसे पहले थे सुशील चंद्रा जी, अब राजीव कुमार जी बने हैं नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हिंदी कहते मुख्य चुनाव आयोग। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इनके बारे में अच्छा यहाँ लिखा हुआ है वो सुशील चंद्रा, ठीक है, चलो अच्छा पॉइंट है। पार्ट 15 में ये डिटेल गिवन है, ठीक है, ये डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से 329, ठीक है, आर्टिकल 324 में है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं
चीफ इलेक्शन कमिश्नर and election commissioner, they have fixed tenure of 6 year, या तो 6 साल हो जाए या 65 years का एज हो जाए, जो भी चीज पहले आएगी रिटायर हो जाएगी। ठीक है, तो आर्टिकल 324 में कौन सा बॉडी है आपका? ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 324 आर्टिकल 324 में बॉडी है ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में होते हैं, ये आप देख रहे हैं, इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इनके नीचे होते हैं 2 इलेक्शन कमिश्नर। तो सुशील चंद्रा जी को रिप्लेस किया राजीव कुमार जी ने। राजीव कुमार जी क्या बने? इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। समझ में आ गई? सारे इलेक्शन ये कंडक्ट कराते हैं, जब पीएम के लिए इलेक्शन है, जब सीएम के लिए, प्रेसिडेंट के लिए। सिर्फ लोकल इलेक्शन म्यूनिसिपैलिटी पंचायत को छोड़कर वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, क्लियर है ये? आगे बढ़ी। यस, लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट, ये सब याद रखना है, जिनका आर्टिकल गिवन होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है वो, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, जिनके लिए भी आर्टिकल है, या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, अटॉर्नी जनरल, कंप्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल। क्योंकि फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल 280, अटॉर्नी जनरल 76, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल 148। ठीक है, इसी तरह से आप ये देखते हैं पीएम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सबके आर्टिकल है 52, 63, 74, 74 पीएम का। तो अच्छा, 1 मिनट लगेगा, ये बता ही देता हूँ आपको। ये सब आर्टिकल आपको याद रहने चाहिए। हाँ, यस, इसमें देखो, आप देख रहे हैं आर्टिकल 280, ये किससे रिलेटेड है? फाइनेंस कमीशन, जहां टैक्स का डिवीजन होता है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल आप देखें। ठीक है, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। 324 अभी बताया क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 324 क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 324, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर कुछ एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, इनके भी आर्टिकल है। जैसे आर्टिकल ऐसे लिख लो 5, 6, 7, 2, 3, 4, फिर लिख लो 76, फिर लिख लो 148। आर्टिकल 52 फॉर प्रेसिडेंट, आर्टिकल 63 फॉर वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 74 फॉर प्राइम मिनिस्टर, 76 फॉर अटॉर्नी जनरल, 148 फॉर कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, एजी, सीएजी। हाँ हाँ, पूछो क्या रहा? लिखवा दिए थे, नहीं? क्लियर है ना ये सब? ठीक है। आगे बढ़े, लिख चुके हैं ये सब। इसी तरह शॉर्ट में लिख देंगे, डिटेल में तो हम लिखते रहते हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, कंप्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल जो गवर्नमेंट के लिए लॉ ऑफिसर फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार को कानूनी सलाह देते हैं, बड़े वकील होते हैं, यही बनते हैं, लॉ ऑफिसर टू गवर्नमेंट। सीएजी है कंप्ट्रोलर, इधर लिख देता हूँ, फुल फॉर्म देख लीजिए, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल। कंप्ट्रोलर, ऑडिटर, ऑडिट करते हैं गवर्नमेंट के अकाउंट की, कोई स्कैम हुआ है नहीं हुआ है, यही सब बताते हैं। ठीक है, रफ कर दें इसको, क्लियर है पॉइंट? यस, इधर अंजलि, खुशी, श्रेया। अब देखो नेक्स्ट,
इसके बाद आप देख रहे हैं फिनलैंड, फिनलैंड न्यूज में रहा, फिनलैंड लुक्स टू ज्वाइन नाटो विदाउट डिले। फिनलैंड नाटो को ज्वाइन कर रहा है। आपने फिनलैंड के बारे में लास्ट टाइम पढ़ा था। फिनलैंड के बारे में किस में पढ़ा था? ऑप्शन ए नॉर्डिक नेशन, ऑप्शन बी स्कैंडिनेवियन। किस में आता है फिनलैंड? नॉर्डिक में आता है, स्कैंडिनेवियन। यूरोप में तो है फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, लेकिन ये स्कैंडिनेवियन में आ रहे थे या नॉर्डिक में। इंडिया ने समिट किसके साथ की थी? सेकंड समिट लास्ट टाइम रहा था नॉर्डिक के साथ। नॉर्डिक में 5 कंट्रीज थी, ठीक है, जिसमें क्या था? फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे। और स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे देखते तो स्कैंडिनेवियन हो जाता। सारा लिंक है, पिछली क्लास में पढ़ा तो है, उसी से रिलेटेड। यस, वेरी गुड श्रेया, अंजलि, वेरी गुड। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब इसके अलावा देखो क्या रहेगा आपका, ये हम लोग देख रहे हैं अभी जो वॉर पूरा हुआ यूक्रेन रशिया, इस वॉर का रीजन भी क्या था? यूक्रेन क्या ज्वाइन करना चाहता था? नाटो की मेंबरशिप लेना चाहता था, ठीक है। बाद में ऐसी सिचुएशन बनी, इन्होंने मना कर दिया और उन्होंने भी इंटरेस्ट नहीं लिया। बट यही तो इश्यू हुआ था। अगर आपसे तो क्वेश्चन आते पैसे तो ये सब भी पूछ पाएगा। यूक्रेन रशिया वॉर के पीछे प्राइम रीजन यही तो था, ये नाटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहा था, रशिया को पसंद नहीं था, ठीक है भाई। उन्हें लग रहा था नाटो फोर्सेस यहाँ तक आ जाएंगे, रशिया के लिए भी खतरा है, ठीक है, इसलिए ये सब वॉर हुआ। तो ये सारा पॉइंट आपने देखा है यूक्रेन वाला, ठीक है। फिर आपने यूक्रेन की करेंसी क्या पढ़ी थी बताओ? यूक्रेन हरियाणा, HRYNY ये बताया था। यूक्रेन की कैपिटल क्या थी? कीव, ठीक है। रशिया की करेंसी रूबल, कैपिटल मॉस्को। फिर तुमने ये भी देखा था नाटो कब बना था? 1949 में बना था नाटो, ठीक है। नाटो के हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम, ठीक है। क्लियर है ये सब पॉइंट? ठीक है, आगे बढ़े। फोर्टी 49 में बना था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लिख सकते हैं ये। नाटो बना था 1949, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। पिछली क्लासेस आप फॉलो बैक करेंगे, जब रशिया यूक्रेन वॉर का इशू हुआ था, फुल डिटेल में आपको नाटो पे स्लाइड करवाई थी, कितने मेंबर इनिशियली थे, अब कितने हो गए, सब कुछ पढ़ा था ये, ठीक है। आगे बढ़े, लिख लिया है सबने? रिटर्न नाटो 1949 ईयर ऑफ फॉर्मेशन, फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो में सारी फोर्सेस एक साथ आ गई थी। जैसे ये रशिया बहुत बड़ा कंट्री है, तो मिलिट्री अलायंस है नाटो, कई कंट्रीज एक साथ आ गई, सो दैट कोई एक भी कंट्री पे, नाटो कंट्री पे इन्वेड करेगा ना, ये 20-30 देश मिलके इकट्ठे वॉर लड़ेंगे टर्की के राउंड में, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ये क्या है? एक मिलिट्री अलायंस, ऐसा ग्रुप है जो मतलब कोई इनमें से छोटी छोटी कंट्रीज है, एक पे भी अटैक करेगा, सारे मिलके उसको डिफेंड करेंगे या प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। नाटो के हेडक्वार्टर लिख सकते हो, ब्रुसेल्स बेल्जियम, ब्रुसेल्स बेल्जियम हेडक्वार्टर, ब्रुसेल्स बेल्जियम, ठीक है। यस, आगे बढ़े। रिटर्न नेक्स्ट। अब फिर अपॉइंटमेंट में है एयर इंडिया के जो CEO एंड MD, किसको बनाया है? कैंपबेल विल्सन, कैंपबेल विल्सन, CEO एंड MD ऑफ एयर इंडिया एयरलाइंस। इससे पहले ये स्कॉट सिंगापुर की एयरलाइन से रह चुके हैं और SIA कनाडा, हांगकांग, जापान में काम कर चुके हैं, ठीक है। MD मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर,
सबसे बड़ी पोस्ट जो कंपनी में होती है, जैसे इधर देख लो, मान लो कंपनी का हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें पॉइंट आते हैं। सबसे ऊपर आपका पोजीशन रहता है सीईओ, चेयरमैन, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। इकट्ठे पढ़ोगे तो सीएमडी हो जाएगा, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनके नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और उसके बाद अगर कंपनी लिस्टेड है तो आप देखते हैं क्या, शेयर होल्डर्स, स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड है तो ये पूरा कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन रखता है। तो टॉप मोस्ट पोजीशन में आए हैं, ठीक है, कौन, कैम्पबेल विल्सन। और कुछ लोग कहते हैं इसमें वाई फोर्नर और ये सब, ऐसा कुछ नहीं है। तो गूगल के हेड इंडियन है, एडोब के इंडियन, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के इंडियन, वो लोग भी कह सकते हैं अमेरिकन। आज का वर्ल्ड है ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विसेज एंड गुड्स का होता है, बेस्ट सबको चाहिए, ठीक है। तो बेस्ट वो यहाँ से हो, कहीं से भी हो, जो लगे कि दिस पर्सन इज बेस्ट फॉर दिस, को उसको रिक्रूट कर लेते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। इंडियन कॉर्नर ये सब, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्लियर है पॉइंट? यस, ठीक है, नेक्स्ट। ये तो आपको बता दिए राजीव कुमार जी, ठीक है। अब कुछ एक पॉइंट है आपकी जो हम डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड। इकोनॉमी से रिलेटेड क्या पॉइंट है, देखो, रिटेल इन्फ्लेशन। आपसे क्वेश्चन हो, किस कंट्री में इन्फ्लेशन 8 ईयर्स हाई हुआ, और कहाँ इन्फ्लेशन अभी बढ़ेंगे 40 ईयर्स हाई, 40 साल में सबसे ज्यादा महंगाई क्यों आई, ये बता दो कहाँ, ठीक है, महंगाई क्यों आई 40 साल में, किधर आई है ये? 8 ईयर्स हाई, 40 ईयर्स हाई, बताओ। 8 ईयर्स हाई इंडिया, 40 ईयर्स हाई यूएसए, ठीक है। इन्फ्लेशन के लिए हम क्या देखते हैं, इन्फ्लेशन के लिए, इन्फ्लेशन के लिए अगर इंडिया में हम देखें, इन्फ्लेशन महंगाई की बात करें, मेजर्ड इन इंडिया बाय 2 इंडिकेटर्स, 2 इंडिकेटर्स है इसके, ठीक है, बाय 2 इंडिकेटर्स। एक हम देखते हैं सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये रिटेल इन्फ्लेशन बताता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन बताता है। और एक होलसेल इन्फ्लेशन बताता है WPI, यहाँ लिख देता हूँ, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसको कह रहे हैं WPI। WPI बताता है होलसेल इन्फ्लेशन, होलसेल इन्फ्लेशन। अब ज्यादा सही कौन सा, होलसेल के रिटेल? रिटेल हम लोगों के लिए क्या, रिटेल इन्फ्लेशन ही हम देखेंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, रिटेल इन्फ्लेशन राइजेस टू 7.8 हाईएस्ट इन 8 ईयर। न्यूज़ समझ में आ गई, पता चला क्या इसमें इशू है। तो कौन सा डाटा दिया हुआ है, सीपीआई या WPI? यस, वेरी गुड श्रेया, सीपीआई WPI, ठीक है, इसमें सीपीआई का डाटा गिवन है। फिर दूसरा पॉइंट हम इसमें देख रहे हैं जो आपका ये रहेगा भाई, कितना होना चाहिए आरबीआई एम, अच्छा है, फिर तुमको भी विजिबल फंक्शन, रिटेल इन्फ्लेशन होती है जिस हमने जो प्राइस लिया, ठीक है। एक सेकंड अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इधर, पहले एक पॉइंट लिख लो फिर इस पे आते हैं। आरबीआई एमपीसी फ्रेमवर्क, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क, इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन, अब महंगाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, बताओ? होनी चाहिए, जरूरी है, बहुत ज्यादा भी ना हो बहुत थोड़ी भी ना हो, लेकिन हो, नहीं होगी तो मंदी आ जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा होगी तो भी सब खत्म हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन कहते हैं इसे नेसेसरी इविल है, बहुत जरूरी भी है, ये तो कोई बिजनेस ही नहीं करेगा कोई अगर इंक्रीमेंट ही नहीं होगी तो। इन्फ्लेशन आरबीआई ने क्या इतना होना चाहिए, तो ठीक है, 4 ± 2, ठीक है, यानी 6 से 2 के बीच में हो तब ओके है, एल्स नो।
ठीक है, तो ये पॉइंट है। यस, वेरी गुड, 4 + -2। अब देखो, आपने जो क्वेश्चन पूछा था उस पर अभी आते हैं, पहले फटाफट से इसको लिख लो, ठीक है, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, ये लिख लिया सबने? यस। अब देखो इधर क्या पॉइंट है, किस वजह से। ठीक है, आपने यहाँ अभी क्वेश्चन क्या पूछा था भाई, कैसे जब कोई सामान बनता है, तो मैंने कहा भाई कोई भी सामान बन रहा है, लेट से यहाँ क्या होगा, सामान कौन बना रहा है, प्रोड्यूसर। अब आगे किसको देगा सामान, होलसेलर, फिर होलसेलर से रिटेलर ले लेगा, और रिटेलर से कंज्यूमर। तो आपने क्वेश्चन पूछा WPI CPI, ठीक है। WPI CPI, ये जब हम देखें होलसेल के एंगल से, यहाँ पे जो इन्फ्लेशन दिखा रहा है वो क्या हो जाएगा, और जो इन्फ्लेशन इधर दिखा रहा है ये क्या हो जाएगा। ठीक है, अब इधर वाली इन्फ्लेशन जहाँ सही है, यहाँ सही है, ज्यादा किधर है, कंज्यूमर को फर्क किधर पड़े, इधर समान। इधर तो हो सकता है थोड़ी हो, रिटेलर अपना मार्जिन रखते और प्राइस बढ़ा दी, फिर तो इसीलिए स्टैंडर्ड अब क्या है, CPI, इसी को रिटेल इन्फ्लेशन और WPI को होलसेल। ठीक है, समझ में आ गया क्या पॉइंट है, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट, तो पहली न्यूज इकोनॉमी की समझ में आई अबाउट इन्फ्लेशन। RBI का टॉलरेंस बैंड कितना है, 4 ± 2%। ठीक है, इसीलिए RBI ने रिवर्स रेपो क्या किया था, कम किया था। ठीक है, फैक्ट्री आउटपुट पता चलता है IIP से, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से। फैक्ट्री आउटपुट यानी कितना सामान फैक्ट्रियों से बनकर निकल रहा है, हमने इस चीज को देखना हो, फैक्ट्री आउटपुट कहते हैं। इसके लिए पैरामीटर है IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये आप देखिए IIP। ठीक है, तो ये IIP आपने देख लिया। CPI WPI इन्फ्लेशन में आपको बताया, इन्फ्लेशन में आपने क्या देखा, CPI और WPI। इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे, यस, अभी सबको विजिबल है। तो आप क्या देख रहे थे, आपके साथ मैंने यहाँ डिस्कस किया CPI WPI, ठीक है, फिर आपको बताया IIP। नेक्स्ट, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम देखते हैं जैसे GDP, और इन सब का डाटा रिलीज करता है NSO। NSO रिलीज डाटा, ठीक है, GDP, IIP, CPI डाटा कौन रिलीज कर रहा है, NSO, जिसमें CPI का डाटा होता है मंथली, IIP का भी होता है मंथली। ये मंथली डाटा आता है, और इन दोनों का डाटा भी आता है मंथली, और GDP का डाटा आता है क्वार्टरली। IIP का डाटा बस ये 1 मंथ पहले का आता है, इसमें लैग होता है कुछ वीक्स का। ठीक है, तो ये NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये सब डाटा निकाले अंडर मोस्पी मिनिस्ट्री, अंडर मोस्पी मिनिस्ट्री। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर है ये, इसको क्विकली नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यस, डन। ठीक है, नेक्स्ट,
अब देखो यूएस में इन्फ्लेशन है 40 इयर्स हाई और इंडिया में 8 इयर्स हाई। ठीक है, इन्फ्लेशन आप देख रहे हैं। एक और न्यूज इसके साथ आया है, रुपी एट ऑल टाइम लो। रुपी की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में आप देख रहे हैं ये भी लो चलेगी। अब अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं ना रीजन भी बताओ, रीजन क्या है? हाई ऑयल प्राइसेस, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, एफ डबल आई आउटफ्लो, इंटरेस्ट रेट हाइक। जिसमें पहले दो रीजन तो हर कंट्री की वैल्यू कम होने के पीछे है। रुपये का वैल्यू में कितना हो गया 77.44। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं 77.44 अगेंस्ट रुपये का क्या भाई INR इंडियन रुपी अगेंस्ट यूएसडी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। ठीक है, तो डॉलर के अगेंस्ट तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब जब बात कर रहे हैं तो काफी सारे रीजन रहते हैं। यहाँ रीजन क्या है, ये एक न्यूज़पेपर ने कवर किया, इसमें शेयर भी कर लिया आपके साथ। हाई ऑयल प्राइसेस, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, एफ डबल आई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आउटफ्लो। ठीक है, जो फॉरेनर्स इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो कभी वो इन्वेस्ट करते हैं और कैपिटल इनफ्लो होता है, कभी कैपिटल आउटफ्लो होता है। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट हाइक, ये सब रीजन बने। क्लियर है ये? ठीक है, जिन पॉइंट मैंने हाईलाइट किया टिक किया बस वही पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब पॉइंट आप लिख सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर में एक पॉइंट आप ये याद रखते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर FII और FDI। FDI तो बिजनेस मॉडल या 10% से ज्यादा इनका इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू मायर कमिटी। FDI है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे कोई यही कंपनी ओपन करे, टेस्ला ने कह दिया लेट्स से टेस्ला कार इंडिया में बनाएंगे, इंडिया में भी बनाएंगे तो हम कहेंगे FDI टेस्ला लेके आ रहे हैं। FII जो इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, या FPI भी रहते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। यस डन। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये सब तो इकोनॉमी की पॉइंट हमने देखे। ठीक है, कौन सा यूटी ये न्यूज में रहा बिकॉज ऑफ न्यू लिक्वर पॉलिसी दिल्ली। एक तरफ बिहार है जिसने शराबबंदी लिक्वर पे बैन लगाया हुआ है। दिल्ली गवर्नमेंट न्यू एक्साइज पॉलिसी डिसीजन इंटेंड टू टर्न नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया टू नेशनल कैपिटल ऑफ लिक्वर। ठीक है भाई, हम अपने समझने का पॉइंट है कि नई लिक्वर पॉलिसी कौन लेके आया है? दिल्ली। अब उसमें सब कुछ था, होम डिलीवरी होगी, ये लिक्वर की ड्रिंकिंग एज कम कर दी है, ये सब लिखना नहीं समझने का पॉइंट। किससे रिलेटेड है दिल्ली? नंबर ऑफ ड्राई डेज 21 से 3, और फिर बार्स को लंबे टाइम तक अलाउ, लिक्वर शॉप टाइमिंग। ठीक है, और नंबर ऑफ आप ये देख रहे हैं कितनी जो लिक्वर शॉप लाइसेंस इंक्रीज। ठीक है, ये सारा पॉइंट नेशनल कैपिटल। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं। ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ते हैं इन सब के बाद। अब देखो इंडिया में बूस्टर डोज यानी थर्ड डोज, और यूके में ब्रिटेन में फोर्थ डोज की भी बात हो रही है। वैक्सीन और उनके डोजेज का क्या पॉइंट है, इसको यहाँ समझेंगे। पहले इस पॉइंट को और देख लो, फिर बाकी चीजों पे आते हैं। एक साथ ही डिजीज सेंट्रिक सारी न्यूज। नीफा वायरस न्यूज में आया है, कहाँ पे? केरल। नीफा वायरस, ये देखो, ये पिक में क्या दिख रहा है तुम्हें? ऑप्शन ए बैटमैन, बी बैट, सी कोई आइडिया नहीं है तुम्हें, डी नोटा। हाँ बैटमैन ही है, बैट है ये। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं इधर, तो ये बैट ही है। निफा वायरस केरल में आप देख रहे हैं। ठीक है, निफा वायरस कहाँ? इसलिए केरल। ये किससे होता है? बैट से। उल्टा टंगा हुआ है, देख लो।
निफा वायरस केरल, ठीक है। निफा वायरस के केसेस कहां से आए? केरल से। नेक्स्ट बस इतना लिख लेंगे, निफा वायरस केरल, ठीक है। फ्रूट बैट से होता है, फ्रूट बैट। नहीं वैसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा टाइम में आता रहता है न्यूज में, उतना तो नहीं है बट वो भी ना वैसे तो, ठीक है। अब नीफा वायरस एक जूनोटिक वायरस है, मीनिंग इट कैन स्प्रेड बिटवीन एनिमल्स एंड पीपल। फ्रूट बैट्स आल्सो कॉल्ड फ्लाइंग फॉक्सेस, फ्रूट बैट्स या फ्लाइंग फॉक्सेस कहते हैं, ठीक है। और बैट के बॉडी को वैसे ही कहते हैं, वायरस का घर होती है बहुत वायरस, तो उससे काफी सारे और ये वायरस ह्यूमन ट्रांसमिशन में आ रहे हैं। अब एक ये मोंकी पॉक्स, ये कहाँ हो गया, किसको हो गया? मोंकी पॉक्स। ये मोंकी पॉक्स का केस आया है यूके में, ठीक है। मोंकी पॉक्स का केस आया है यूके में आया है, और ये एक पर्सन अफ्रीका गया था, अफ्रीका से आया तो उसको ऐसे मोंकी पॉक्स हो गया, ठीक है। तो इसका केस आया है यूके में, लेकिन ये पर्सन जो अफ्रीका में गया था, तो ये अफ्रीकन रोडेंट्स यानी चूहे, ठीक है, यहाँ से हो रहा है ये, या फिर नॉन ह्यूमन पिरामिड्स लाइक मोंकीज, इन सब से हुआ होगा, इसके बारे में ये कह रहे हैं। इसका केस कहाँ पे आया है मोंकी पॉक्स का? देखो हम किस किस चीज को पढ़ेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए। एक तो हम अभी पढ़ेंगे जो अभी कवर किया है, निफा वायरस, ठीक है, मोंकी पॉक्स, ठीक है। निफा वायरस मोंकी पॉक्स का समझ में आया। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट शिगेला, ये भी न्यूज में था ना अभी। शिगेला द बैक्टीरिया दैट किल अ गर्ल आफ्टर शी एट shawarma in केरल, उसने बारीक फास्ट फूड खाया, उसकी डेथ हो गई। शिगेला बैक्टीरिया ये भी कहां से? केरल से। शिगेला बैक्टीरिया, शिगेला बैक्टीरिया भी केरल से, ठीक है। शिगेला बैक्टीरिया, ठीक है। इसने चिकन खाया था, चिकन शोवर्मा, ठीक है, और उसके बाद डेथ, डायरिया हुआ इसको, ठीक है, और फिर रिकवर नहीं कर पाइएगा, चिकन इसने खाया था बास्ट, ठीक है। नेक्स्ट ज्यादातर ये नॉनवेज से ही होते हैं, नॉनवेज खाने वालों को ज्यादा, वो ये सब बड़ंग बड़ंग खाते हैं, खुद को भी होता है और दूसरों को भी। खाने की 400 चीजें अच्छी होती है, गन मन खाते रहेंगे जानवर, ये सब कोई हाल नहीं। नेक्स्ट फिर इसके बाद आप देख रहे हैं, ये तो आपने एक साथ देख लिए, ठीक है। आपने अभी इसमें क्या क्या निफा वायरस के बारे में देखा, ठीक है। एक और पॉइंट हमें इस पे लिखना था, यस आपने अभी लिखा था किसके बारे में? निफा वायरस, ठीक है। निफा वायरस का लिख लिया था, मोंकी पॉक्स, एक और न्यूज में था टोमेटो फीवर, हाँ टोमेटो फीवर भी न्यूज में था। टोमेटो फीवर भी कहां से न्यूज में आया था? टोमेटो फीवर ये भी केरल से न्यूज में आया था। क्वेश्चन है ये केरल में ऐसा क्या है, क्या कोई पावर हाउस है वायरस का, फैक्ट्री लगी हुई है? नहीं, ठीक है। ऑप्शन ए वाई केरल, ऑप्शन ए ये है एक कोस्टल स्टेट, फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे है, तो इसलिए जूनोटिक डिजीज यहाँ से फैल जाती है। ऑप्शन बी यहाँ से माइग्रेशन भी होता है, ठीक है। अपने कुछ लोग काम की तलाश में गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, कुछ नर्सेज जाती हैं, कुछ मेल जाते हैं सब, और या फिर आप कहीं फॉरेन ट्रेवलर्स यहाँ कोची एयरपोर्ट और बाकी एयरपोर्ट एंड पोर्ट जो है उसमें फॉरेन ट्रेवलर्स आते हैं। ऑप्शन सी आप देख रहे हैं यहाँ का हेल्थ फैसिलिटी अच्छा है, इसलिए वायरस पकड़े भी जाते हैं, चोरी नहीं कर पाते, ठीक है। जिसका हेल्थ फैसिलिटी अच्छा ना पता ही नहीं चले भाई क्या है, हेल्थ फैसिलिटी गुड है, इसलिए ये इसको आइडेंटिफाई कर। ऑप्शन डी हमें कुछ भी समझ नहीं आता है, नन ऑफ द अबव। बताओ क्वेश्चन ये है, वाई केरल, ये सब केरल में क्यों धमाल मचा रहे हैं? कोविड-19 का पहला केस इंडिया में केरल से आया था, सबसे ज्यादा कहाँ फैला था? केरल और मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। सारे ही हैं, सभी ठीक है, इसलिए समझाया, ठीक है। क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है तो आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं। पहले पुराने टाइम में लोगों की डेथ होती थी, पता नहीं चलता था, आज लोग ठीक कैसे हो जाते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है,
क्यों बढ़ी है? क्योंकि किसी को स्ट्रोक की प्रॉब्लम कुछ है तो उसको डायग्नोनाइज कर देते हैं, मेडिसिन दे देते हैं। ठीक है, तो तीनों ही रीजन है। समझ में आया वाई केरल? ठीक है, नेक्स्ट टोमेटो फीवर भी याद रखना भाई केरल में। फिर हम देखते हैं वैक्सीन का। टोमेटो फीवर का एक केस भी आया था केरल में, ये इसको मैं स्लाइड में इंक्लूड करना भूल गया, बाकी तो कर दिए। ठीक है, इस केस में भी था, मतलब एक स्पेशल तरह के फीवर को इन्होंने टोमेटो फीवर कहा है। और नहीं नहीं, उसका रीजन आपको बताता हूँ। ये पूरा केस क्या था वो तो इसको मैंने सेव किया था इसको। टोमेटो फीवर में भी ना रैशेज हो जाते हैं बॉडी पे, इलनेस हो जाती है। टोमेटो की तरह वो थोड़ा मतलब शेप दिखने लगती है रेडिश, इसलिए इसको टोमेटो फीवर कहते हैं। जैसे भी आपने देखा नहीं था हाथ पे ये जो मोंकी पॉक्स का दिखाया था, इसका थोड़ा सा अलग। तो जो रैशेज हो रहे हैं ना उसकी वजह से उसको नेम टोमेटो फीवर, टोमेटो इलनेस कह दिया था। और साइज ऑफ टोमेटोज की तरह स्किन इरिटेशन इस पे होती है, यही सब रीजन है, इसलिए इसको टोमेटो फीवर कहा था। है ये भी टोमेटो फ्लू, टोमेटो फीवर, हाई फीवर होता है बॉडी में, एक होगा इसमें, ये सब सिम्टम्स इसके रहते हैं। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट है इसको लेकर। आगे बढ़े। ठीक है, फ्लू की तरह है ये भी, फ्लू फ्लू होते हैं ना भैया, सर्दी खांसी जुकाम, ये उस तरह से। हाँ लेकिन ये फ्लू की तरह। टोमेटो, ये टोमेटो फ्लू, ये टोमेटो फीवर, कहीं तुम शिगेला वायरस तो नहीं देख रहे हो? फूड एलर्जी तो शिगेला वायरस भी है, इसलिए क्या। यस। हम्म। कहाँ है? बढ़ा दो टेम्परेचर, ये ऑफ कर दो। एक काम करो, अनिल जी को क्या, ठीक है, एक ना बोलो। हाँ, ठीक है, आगे बढ़े। अब वैक्सीन के बारे में देखते हैं, वैक्सीन का क्या पॉइंट है और यहाँ क्यों इंक्लूड कर रहे हैं। तो देखो, हाउ डिड वैक्सीनेशन इरेडिकेट वर्ल्ड वाइड एंडेमिक्स। एंडेमिक्स क्या होते हैं? देखो, वर्ल्ड में जब कोई बीमारी फैलती है, बीमारी के फैलने के स्टेजेस, ठीक है, इसको हम कहते हैं डिजीज कोई है और बहुत बड़े लेवल की डिजीज है, वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन में फैल रही है, तो इसकी स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज को इसमें कहते हैं आउटब्रेक, जब ये एक सिटी तक की लिमिटेड है, ठीक है, और जब ये एक सिटी से बाहर निकल के ये फैलने लगती है, लेट से एक से ज्यादा सिटी में या कई सारी स्टेट्स में, तो इसको हम कह देते हैं एंडेमिक, ये सॉरी, इसको हम कहते हैं एपिडेमिक। एपिडेमिक, मैनी सिटीज। हाँ, स्टूडेंट कह रहे थे वो ऊपर में इसको पढ़ना। हाँ, मैं यहीं कहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ा दिया, कहाँ पड़ेगा कोई भी पूछ लो। ठीक है, तो ये आपने देख लिया मैनी सिटीज के लिए क्या कह रहे हैं, एपिडेमिक। और जब आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड फैल जाए तो क्या कहते हैं, पेंडेमिक। वर्ल्ड वाइड फैल जाए सारी कंट्रीज में तो क्या कह देंगे, और फैलने का रेट भी, आर नोट ट्रांसमिशन रेट ज्यादा हो, पेंडेमिक। यस, आउटब्रेक है जब एक ही सिटी में, जब कोरोना वायरस सिर्फ वुहान चाइना तक था तो आउटब्रेक था, कोरोना वायरस इन वुहान चाइना। ठीक है, तब वो क्या था, आउटब्रेक। जब ये फैल गया चाइना की काफी सारी सिटीज में, स्टेट्स में, तो एपिडेमिक। अब कोरोना वायरस से जो बीमारी कोविड-19 हुई है, पूरे वर्ल्ड वाइड उसके केसेस आए हैं, वर्ल्ड वाइड केसेस, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, पेंडेमिक। इसी तरह कैसे एंड ऑफ पेंडेमिक कैसे होते हैं, एंड ऑफ पेंडेमिक, तो सबसे पहली स्टेज इसमें होती है कंट्रोल। कंट्रोल के बाद होते हैं ये एंडेमिक। एंडेमिक मींस एंड ऑफ पेंडेमिक, ठीक है।
और इसी में होता है आपका इलिमिनेशन और इरेडिकेशन। इलिमिनेशन, अब एक एग्जांपल देखो, पोलियो के केसेस इंडिया से खत्म हो गए, वर्ल्ड से खत्म नहीं हुए, अभी तक है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, तो इसलिए उसका इलिमिनेशन इंडिया से हो गया, पर वर्ल्ड से इरेडिकेशन नहीं हुआ। तो एंडेमिक के बाद क्या आप कह सकते हो, इलिमिनेशन और फिर इरेडिकेशन। पहले कंट्रोल होगा, एंडेमिक मतलब एंड ऑफ एंडेमिक, बहुत थोड़े केसेस रह जाएंगे, लोग सीरियसली लेंगे, एक आध दो वाले कोई नहीं देख लेंगे, ठीक है। इलिमिनेशन मतलब एक भी केस नहीं है, जीरो केस हो जाए। लाइक पोलियो, इंडिया को पोलियो फ्री का स्टेटस मिला 2014 में, ठीक है। इरेडिकेशन एक ऐसी बीमारी जो पहले वर्ल्ड में पेंडेमिक थी, अब नहीं है। एग्जांपल, दोनों का एग्जांपल लिख लो, इलिमिनेशन का पोलियो इन इंडिया, और इरेडिकेशन का आप लिख लेंगे, इरेडिकेशन का एग्जांपल स्मॉल पॉक्स इन वर्ल्ड, स्मॉल पॉक्स दुनिया से खत्म हो गया, ये पहली ऐसी बीमारी थी जिसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाई थी। चिकन पॉक्स अभी तक है दुनिया में, स्मॉल पॉक्स खत्म हो गई, ठीक है। स्मॉल पॉक्स जैसे ही प्रॉब्लम आप नहीं, ठीक है। क्लियर है, ये समझ में आया क्या पॉइंट है? आगे बढ़े अभी, यस लिख लिया, ये काफी रेलिवेंट ये पॉइंट है। तो डिजीज की बात कर रहे हैं तो इन सब पैसे जा सकते हैं, बताओ। अब देखो, वैक्सीन के लिए वर्ड ये वैक्स से बने, ये वैक्स वर्ड पता है किससे आया है? स्मॉल पॉक्स पहली ऐसी पेंडेमिक थी जिसके अगेंस्ट ये वैक्सीन बनाई थी, एडवर्ड जेनर यूकेस थे जिन्होंने बनाई थी। इन्होंने गाय से पहले, गाय पे मतलब वो पस ली, गाय को भी हुआ, काउ पॉक्स कहते थे, गाय को हो जाए, ह्यूमन को स्मॉल पॉक्स, तो वहां पे पहले इन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंट करके लिया, तो काउ पॉक्स वायरस। और वैक्स का मतलब यहाँ गाय से है, वक्का, सॉरी वक्का का मतलब गाय से है, और इसीलिए इसको वैक्सीन वर्ड बना, ठीक है। गाय ने हेल्प की थी पहली वैक्सीन बनाने में, ठीक है। तो वर्ल्ड में कहाँ से वैक्सीन, वक्का काउ से, वैक्सीनिया काउ पॉक्स, ठीक है, उसके अगेंस्ट बनाई। फिर एक बच्चे पे टेस्ट करे, एक बच्चा मतलब एक के किसी के पस हो गई थी वो, मतलब ये सब निकल गए थे, कि उन्होंने उसको ले लिया और उसको कहा किसी की बॉडी में जबरदस्ती ये डाल देंगे, तो ये डालेंगे उसकी बॉडी में, थोड़ा सा डाल दो, बिल्कुल इतना, उसकी बॉडी को पता चल जाए, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स को, कि ये कोई फॉरेन एलिमेंट आ गया, और उसकी बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी तैयार कर ले। यही जो वैक्सीन है, वैक्सीन में एक इनएक्टिव वायरस डालते हैं, बिल्कुल ही इनएक्टिव, कुछ नहीं, मरा हुआ डेड बॉडी टाइप, वैसे तो वायरस में लिविंग डेड नहीं होता, इनएक्टिव कह दो, तो उसको लेके हमारी बॉडी फ्यूचर के लिए रेडी हो जाती है। अभी आगे किसी को वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी जो बिना उसके हो सकती थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी यही, तो पहले एक बच्चे पे टेस्ट किया था गाय के, उससे भी एग्जांपल आप देख रहे हो, किसने किया था? पहले वैक्सीन बनाने वाले डॉक्टर का नाम है एडवर्ड जेनर, 1796 में वैक्सीन डेवलपमेंट का इन्होंने काम शुरू किया, और इन्होंने वैक्सीन किसके अगेंस्ट बनाई थी? स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, जो आज बीमारी नहीं है। अब हाउ आर वैक्सीन क्रिएटेड? वीकनिंग वायरस, इनएक्टिवेटिंग द वायरस, यूजिंग पार्ट ऑफ पैथोजन एज वैक्सीन, और यूजिंग पार्ट ऑफ जेनेटिक कोड इंक्लूडिंग वायरस, mRNA और DNA। आज जेनेटिक इंजीनियरिंग है, तो इस तरह से वैक्सीन ऐसे बनाई जाती है, या तो वीकनिंग ऑफ वायरस, या इनएक्टिवेटिंग द वायरस, या यूजिंग पार्ट ऑफ पैथोजन। पैथोजन क्या है? ये वो कैरियर है बीच में जो वायरस फैला रहा है। यूजिंग पार्ट ऑफ जेनेटिक कोड, क्योंकि आज जेनेटिक इंजीनियरिंग काफी प्रोग्रेस कर लिया, तो हम mRNA या DNA वाली वैक्सीन बोलते हैं ना, जैसे ZY-CoV-D, इंडिया की पहली DNA वाली वैक्सीन बताई थी, उसी तरह। अब ये सब पॉइंट इस पे हैं, ऐसे ही फिर बाकी डिजीज के लिए भी वैक्सीन आई, ठीक है। ये सब फिर फ्रेंच बायोलॉजिस्ट लुइस पास्चर थे, जिन्होंने ये जो वैक्सीन बनाई थी, पास्चराइजेशन का पूरा आपने कंसेप्ट तो देखा होगा, ठीक है। ये सब पॉइंट आप देख रहे हैं, क्लियर है ये? 1850 में वैक्सीन डेवलपमेंट, BCG के अगेंस्ट वैक्सीन, और ये ठीक है, टीबी, पोलियो, टेटनस, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, इन सब के अगेंस्ट वैक्सीन चल रही है, इन सब के अगेंस्ट हम देख रहे हैं वैक्सीन, ठीक है, इन सब के अगेंस्ट वैक्सीन देख पा रहे हैं। नेक्स्ट, इसके बाद ये देखो, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक था 24 से 30 अप्रैल, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, इसलिए ये सब कवर किया था, ये इस टाइम में था,
ठीक है। इम्यूनिटी किससे आएगी, कहते हैं इम्यूनिटी किससे आती है, इन्फेक्शन या इंजेक्शन। ठीक है। एंड अगर आपने देखा भाई कोई वायरस है, वायरस की हम बात कर रहे हैं, तो हमें उस वायरस से लड़ने के लिए अपनी बॉडी में क्या एंटीबॉडीज चाहिए। वायरस क्या करेगा, एंटीजन का इसमें पॉइंट आएगा, एंटीजन। तो एंटीजन के अगेंस्ट हमें क्या चाहिए, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज कैसे क्रिएट होंगे, आइदर बाय इंजेक्शन और बाय इन्फेक्शन। इंजेक्शन का यहाँ मीनिंग वैक्सीन से। ठीक है, क्लियर है ये, आगे बढ़े। सो दिस इज अबाउट ऑल दिस हेल्थ टॉपिक जो भी न्यूज में रहा था वैक्सीन और इसके रिगार्डिंग। फिर एक पॉइंट अब गेम्स की बात करेंगे, या गेम से पहले एक और पॉइंट आप देख लो। ठीक है, अभी कुछ एक लीगल इशू भी न्यूज में रही। एक लीगल इशू रहा है सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी, मैरिटल रेप। इसका सेक्शन याद कर लो, 375 ऑफ आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 375। इंडियन पिनल कोड आया था 1860 में, और 1 जनवरी 1862 से ये इट केम इनटू फोर्स। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं। अब दिल्ली के 2 जज बेंच ने डिसीजन लिया है, लेकिन डिसीजन स्प्लिट है। ठीक है, एक जज ने कहा है कि ये मैटर ठीक है, और एक ने कहा मैटर गलत है। मैरिटल रेप, मैरिटल रेप भाई, अब इसमें ना कोई प्रूव कैसे करेगा वेदर दिस इज बाय कंसेंट और बाय फोर्स। ठीक है, देयर इज नो वे टू प्रूव दिस, कि पहले कोई कहे भाई वॉयलेंस है, इंजरी है बॉडी पे, तो पता चल जाता है दिस इज बाय फोर्स। लेकिन आजकल अभी जज साहब का जो स्टेटमेंट था वो कह रहे हैं लोग उसको भी अलग वे से लेते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो गया प्रूव करना। तो कहीं ना कहीं इसमें रहते कि मिसयूज भी ना हो, और कहीं ऐसे भी ना हो जिसको जस्टिस चाहिए वुमेन को वो भी ना मिले। तो दोनों चीज पॉइंट इस पे है, कोई कहते हैं इससे फैमिली ब्रेकडाउन है, कोई ये टूल है फैमिली ब्रेकडाउन का, कोई कहते हैं नहीं दिस इज फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, या फिर वुमेन के और सशक्तिकरण, वुमेन को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो मैरिटल रेप का सेक्शन कौन सा आपको याद रखना है, 375 ऑफ इंडियन पिनल कोड। कई सारे ऐसे कानून है जो ब्रिटिश के यूज कर रहे हैं, इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पुलिस एक्ट, वी आर स्टिल यूजिंग ब्रिटिश एक्ट। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट, आगे बढ़ें, क्लियर है ये। नेक्स्ट, फिर एक और मैटर न्यूज में है इंडियन पिनल कोड का ही सेक्शन 124A, इसको सेडिशन लॉ कह रहे हैं। इंडियन पिनल कोड आया था 1860 में, इसके आने के 10 साल बाद ये आया था सेडिशन लॉ, हिंदी में इसको कहते हैं राजद्रोह कानून। ये लाया तो इसलिए था कोई गलत बोले, देश के खिलाफ गलत करे तो उस पे लगाओ, पर कई बार पता चला भाई ये गलत वे से लगा रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्रिटिसाइज करे उस पे लगा दो तो गलत हो जाएगा, वो कंट्री के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट का भी कोई वो कर रहा है, लेकिन वो करने की उसकी भी एक लिमिट हो, करते करते कंट्री अगेंस्ट ना हो जाए, पर ये डर लगा कहीं इसका मिसयूज तो ना हो जाए, तो इसीलिए सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी। तो अभी आपको पता है सेक्शन 124A क्या है, सेक्शन 124A, यस, सेडिशन। आईपीसी का सेक्शन 124A क्या है, सेडिशन लॉ, आईपीसी। और सेक्शन 375 क्या है, मैरिटल रेप। ठीक है, इकट्ठे याद कर लोगे इसको। ठीक है, इससे पहले 2 सेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने हटाए थे, सेक्शन 377, सेक्शन 497। ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ईयर्स एगो, कुछ टाइम पहले, अवे बैक। ठीक है, तो ये सेक्शन 377, 497 भी 3-4 साल हो गए इसको हटाया था। इसको मतलब हटाया कि भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, तो समझने के लिए आप कह सकते हैं इसको हटाया। ये भी किसके थे, आईपीसी के, सेक्शन 377 और सेक्शन 497 भी था। ठीक है, अभी क्या न्यूज में है, सेक्शन 124 और सेक्शन 375। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्लियर है ये। सेक्शन देखो, आफ्टर 152 ईयर
आईपीसी सेक्शन 124 ए सेडिशन लॉ पुट ऑन होल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे होल्ड लगा दिया, कोई नया केस रजिस्टर नहीं होगा, पुराने पे भी कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, हियर इज ए क्विक टाइमलाइन। क्या क्या टाइमलाइन है इसकी? 1860 में आया था आईपीसी, 1860 में क्या आया था? इंडियन पिनल कोड। ठीक है, कॉलोनियल इंडिया में 1837 में आईपीसी को ड्राफ्ट किया था थॉमस मैकोले ने, मैकोले ये वो पर्सन था ने आईपीसी को ड्राफ्ट किया था। और 1860 तक का पॉइंट 1862 में वैसे अप्लाई हुआ था। इट हैड नो सेक्शन रिलेटेड टू सेडिशन बट क्लोज 113 ऑफ ड्राफ्ट आईपीसी ही इंट्रोड्यूस्ड सेडिशन एज एन ऑफेंस पुनिशेबल विद लाइफ इंप्रिजनमेंट। और 1870 में ये सेक्शन आया, सेक्शन 124 ए। ठीक है, जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन, a British politician and lawyer, introduced section 124A, also called sedition law। ठीक है, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ये, तो पूरा पॉइंट इसी सेडिशन लॉ का एक टाइम में फायदा उठाते थे ब्रिटिशर और अपनी जो ये स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में करते थे। सरकार ने क्या सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, बट यस कुछ प्रोविजन हो कि मिसयूज ना हो, दोनों चीजें अपनी पॉइंट पे हैं। 1922 में गांधी जी का कन्विक्शन इससे, 42 में फेडरल कोर्ट ने इसका डेफिनेशन दिया, 49 में सेडिशन को ड्रॉप किया, 51 में नेहरू ने अमेंडमेंट करके फिर से 74 कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये पूरी इसकी जर्नी दिखा रहे सेडिशन की। और इसके अलावा आपका क्या लैंडमार्क केसेस रहे हैं? क्वीन एम्प्रेस वर्सेस जोगिंदर चंद्र बोस केस 1891। ठीक है, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। कितने स्टूडेंट क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप में से? क्लैट के लिए आपको तो फिर भी केसेस देखने पड़ेंगे, आपके लीगल में आएंगे। ठीक है, आप चाहो तो इन केसेस के नेम नोट कर लो और ईयर नोट कर लो। ठीक है, जो क्लैट के स्टूडेंट हैं उनके लिए डिटेल लिखो, ये ईयर नोट कर लो, आपके लिए बढ़िया पैसेज इस पे आ सकते हैं। बाकी लोगों को ईयर और ये केसेस नोट नहीं करनी, जो कॉमन पॉइंट है उसको लिख लेते हैं। ये दिस इज स्पेशली फॉर क्लैट लो एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट केस लिख लिया। रिटर्न बस वही लिखना है जो हाईलाइट किए। सेकंड, अब दो केसेस और लिख लो बस, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 केस, और बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। हाँ यस, वो केस भी आ जाएगा इसमें, तो इंक्लूड नहीं कर पाया मैं। ठीक है, या एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि 1950 वाले केस को भी एक केस और होना चाहिए। आगे बढ़े, रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके बाद फिर हम फॉलो अप कर रहे हैं, नेक्स्ट न्यूज देखो क्या है। एक और इश्यू चल रहा है, ज्ञान व्यापी। आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बताया था, किधर है? वाराणसी। वहीं पे ये ज्ञान व्यापी यूनिवर्सिटी और जो टेम्पल काशी विश्वनाथ जी का था, ये कहाँ का है आपको बस ये बताओ, वाराणसी का इशू। अब इसको कह तो रहे थे मोस्क, लेकिन इसमें देखो पिक में पीछे विजिबल हो रहा है। ठीक है, ये टेम्पल, इस टेम्पल के ऊपर औरंगजेब ने कहते हैं भाई मोस्क बनवा दी, नीचे टेम्पल है, देवी की मूर्ति है, स्वास्तिक है, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, तो ये अब कोर्ट ने कहा, किसी ने प्ली लगाई, वुमेन के ग्रुप ने प्ली लगाई, भैया चेक करो ये है क्या, हम तो ये मानते टेम्पल ही तो ये है, साफ विजिबल है, लेकिन इसको बाद में मोस्क में कन्वर्ट कर दिया। व्हाइट वाला स्ट्रक्चर अलग से बनाया ना, पीछे वाला देखो साफ उसी के ऊपर बनाया दिख रहा है। तो उन्होंने कहा भाई ये इस तरह से है, तो कोर्ट ने कहा इसका सर्वे होगा, सर्वे नहीं करने दे रही थी। ठीक है, तो भाई प्रॉब्लम क्या है? एवरीथिंग इज ओके, तो भी तुम्हें क्यों डर है इस चीज का? तो अभी कोर्ट ने कह दिया नहीं इसका सर्वे होगा, पूरा हो भी गया, 50% हो गया, 50% और अभी होगा। ठीक है, कल की न्यूज में था। तो आपको बस ये बताओ, ज्ञान व्यापी स्ट्रक्चर या ज्ञान व्यापी मोस्क का इशू कहां से रिलेटेड है?
वाराणसी। अब 1991 का एक एक्ट भी इसको लेकर न्यूज में है, 1991 एक्ट। उस एक्ट में ये कहते थे कोई इंडिविजुअल है तो 91 से पहले की जो ये रिलीजियस बिल्डिंग है इसका स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्टेट कर सकती है, इंडिविजुअल नहीं कर सकते उसके सेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये काफी सारे पॉइंट। अब कुछ लोग ताजमहल को लेकर भी किया था, ताजमहल पे मना कर दिया कोर्ट ने। वो कहते नीचे 22 कमरे हैं, पूरी बेसमेंट में कुछ है, इसको मिशन लोग करते हैं तो पता चले, सच्चाई सामने आए भाई है क्या। लेकिन कोर्ट ने कह दिया नहीं, इस पे नहीं है अभी के लिए, क्योंकि सिस्टम क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उन्होंने कुछ साल पहले इसको माना था। हाँ, राजपूत एरा कोई बिल्डिंग थी नीचे, उसके ऊपर ही बनाया था, लेकिन टेम्पल था नहीं था, इसके ऊपर भी कोई खास ज्यादा नहीं कहा जा सकता। और यूपी के सीएम ने सारी डिबेट कुछ साल पहले खत्म कर दी थी, योगी आदित्यनाथ जी ने। उन्होंने कहा था इस ताजमहल को बनाया तो इंडिया के अपने इंडिया के हाथों ने था, इंडिया के मजदूरों ने था, और उनके हाथ तक कटवा दिए थे शाहजहां ने। तो फिर हम इसको नेगेटिव लेकर वो क्यों चले? दिस इज नॉट अ मॉस्क, दिस इज अ मुसोलियम। ठीक है, मुसोलियम है, टॉम्ब है, मकबरा है, और इसका इससे इतना रेवेन्यू और टूरिस्ट ये सब। तो उन्होंने कहा कि कोई इसमें मतलब इस इशू को रेज नहीं करना चाहिए। और बाकी आमेर या जयपुर की हम बात करें, वहां की जो प्रेजेंट में महारानी, उन्होंने भी कहा कि हमारे पास इसके एविडेंस भी है, नीचे ये राजपूत एरा का एक स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो ये सारा मैटर था। लेकिन पॉइंट क्या है, ताजमहल के ऊपर मना कर दिया कोर्ट ने, और ज्ञान व्यापी के ऊपर यस कर दिया सर्वे के लिए। ठीक है, टू नो द ट्रूथ क्या है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट। अब ये कई सारी मॉस्क है, इसको लेकर न्यूज रहती है तो पता हो। ऐसे दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम, दिल्ली की फर्स्ट मॉस्क इसको कहते हैं, कुव्वतुल इस्लाम। अब ये जो यहाँ पे थे 27 हिंदू एंड जैन मंदिर, राय पिथौरा टेम्पल, कभी आपको ये जाएंगे कुतुब मीनार आपको कुछ विजिबल रहेगा। ठीक है, उसी को कन्वर्ट करके पहली मॉस्क बनाई थी। ठीक है, बाद में एक 2.5 दिन का झोपड़ा ये सब मॉस्क भी बनाई थी। ये दिल्ली में है। एक और मॉस्क पे इशू ज्ञान व्यापी वाराणसी, भाई ये है, ये सारे टेम्पल को कन्वर्ट करके। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि जहाँ शाही ईदगाह मस्जिद बनाई हुई है। ठीक है, ताजमहल आगरा को लेकर कहीं कहीं विवाद है। जामा मस्जिद पाटन गुजरात, जामा मस्जिद अहमदाबाद, कमाल मौला मस्जिद धार, धार में जो ये जहाँ हम देखते थे ये इस पॉइंट को कहते हैं, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगूदेवी भोजराज राजा। ठीक है, भोजराज गुज्जर, उनके वहां धार एरिया, वहां पे ये सब है इसको लेकर। बीजा मंडल मस्जिद विदिशा, इन सब को लेकर भी इशू। अपने को क्या होता है, प्लेस पता हो, अगर वो न्यूज में आ गया। अब आपसे क्वेश्चन हो, ज्ञान व्यापी कहाँ पे है प्लेस? वाराणसी यूपी, ज्ञान व्यापी मॉस्क। ठीक है भाई, जिसको भी मॉस्क कह रहे हैं। तो ये सारा पॉइंट है। फिर एक अभी 10वीं आई थी मूवी, 10वीं मूवी अभिषेक बच्चन की, उसी पे है ये। हरियाणा के एक्स सीएम ने 10th और 12th कर ली है, अब करी है 87 ईयर्स की एज में। कौन सी पार्टी से? INLD पार्टी बताओ। कौन सी स्ट्रीम ली थी? स्ट्रीम तो आई एम नॉट श्योर, 10th 12th हो गई है। INLDA पार्टी से, इंडियन नेशनल लोकदल। सबसे ज्यादा बार हरियाणा के सीएम कौन रहे हैं नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग? ठीक है, ओम प्रकाश चौटाला ही रहे हैं, ओम प्रकाश चौटाला ही रहे हैं सबसे ज्यादा बार। इन्होंने अभी 10th और 12th करी है, 87 ईयर्स की एज। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो क्वेश्चन हो, किस स्टेट के सीएम ने 87 ईयर्स की एज में अब 10th और 12th करी है, और सबसे ज्यादा बार वो स्टेट के सीएम रहे हैं नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग? ओम प्रकाश चौटाला। आगे बढ़े, क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, दानिश सिद्दीकी। ठीक है, इनको मिला है प्यूलिजर प्राइज, यहां में लिख देता हूं, प्यूलिजर प्राइज। प्यूलिजर प्राइज मिलता है ये फोटोग्राफी जर्नलिज्म के लिए। देखो, प्यूलिजर प्राइज फोटोग्राफी जर्नलिज्म, इनकी डेथ हो गई थी। वैसे तो ये प्यूलिजर प्राइज नेगेटिव चीजों के लिए मिलता है, कोई भाई जैसे इसकी एक पिक वायरल हुई थी अभी की नहीं, मतलब प्यूलिजर प्राइज पहले एक पर्सनैलिटी को मिला था। अफ्रीका में एक बच्चा मर रहा था और सामने बैठा वल्चर खाने के लिए।
और फोटोग्राफर बैठे हैं, कब ये मरे इसकी पिक क्लिक करो, वल्चर खा रहा है बच्चे को, तो उसको बचा ही नहीं, कुछ ले गया नहीं। मतलब इतना ज्यादा ये लोग नेगेटिविटी को, डेथिज्म को प्रमोट करते हैं। इंडिया में दानिश सिद्दीकी ने पिक्स वायरल की थी कोरोना के टाइम में डेथ की, जहाँ ज्यादा डेथ हो वहां जाके क्लिक कराओ, ये देखो ये सब चलिए, सब ज्यादा डेथ कहाँ हुई कोरोना से, यूएस में, यूएसए में। सुना वहां कोई पिक्स वीडियो इतने वायरल हुए, पता भी नहीं लगने दी उन्होंने आपको। इतना बड़ा कंट्री, इंडिया में तो लोग कह रहे थे हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, वहां पे भी नहीं है। अरे पेंडेमिक आता है तो एक बारी में कहाँ जाएंगे सभी, कैसे बचा पाएंगे, प्रॉब्लम्स तो आएंगी। ठीक है, लोग अगर साथ होंगे सब एक साथ तो कम प्रॉब्लम बेटर वे से टैकल कर लेंगे। सेकंड नंबर सबसे ज्यादा डेथ ब्राजील में हुई है। ठीक है, थर्ड पे आप इंडिया में देखते हैं। और डिस्पाइट ऑफ दिस बिग पॉपुलेशन और हेल्थ फैसिलिटीज में भी हम कमी देखते हैं उसके बावजूद। ठीक है, हाँ इन्होंने यस रोहिंग्या ट्राइब का भी गौर किया था। दानिश सिद्दीकी की अब डेथ हो चुकी है। ये अफगानिस्तान में जब तालिबान और एंटी तालिबान फोर्सेस बीच में जो क्लैश चला उसको कवर करने गए हुए थे तालिबान के टेक ओवर से पहले, तो वहां जब ये पहुंचते और कवर कर रहे थे उसी में इनको गोली लग गई थी और इनकी डेथ हो गई थी। ये न्यूज एजेंसी है रियूटर्स, उसके लिए काम कर रहे थे रियूटर्स। ठीक है, रियूटर्स के लिए काम कर रहे थे। क्लियर है, ये आपको नाम याद रखना है। पर्सन का नेम क्या है, दानिश सिद्दीकी। कौन सा अवार्ड मिला है, प्यूलिजर। प्यूलिजर ये पर्सन थे जोसेफ प्यूलिजर, यूएस के जोसेफ प्यूलिजर, यूएस के ये जर्नलिस्ट होते थे, उनके नाम से अवार्ड मिलता है प्यूलिजर प्राइज। नहीं इसको, ठीक है, तो इनको आप देख रहे हैं वोट किसके लिए मिला है, वो डेड बॉडीज की पिक वायरल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अंबाला में मिला है ये हरियाणा का पहला अटल कैंसर केयर सेंटर। इससे पहले आपने पढ़ा था कैंसर केयर सेंटर कहाँ से, असम से। और 9 नए मेडिकल कॉलेजेस 9 डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से, यूपी से। ठीक है, और 13 नए मेडिकल कॉलेजेस पढ़े थे तमिलनाडु से। तो ये याद रखो, अंबाला में अटल कैंसर केयर सेंटर। ठीक है, अंबाला में अटल कैंसर केयर सेंटर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। हरियाणा सेंटर की 3-4 न्यूज है, इसको फॉलो करो, फटाफट से लिख लो। अंबाला अटल कैंसर केयर सेंटर, यस डन। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो आपको लास्ट टाइम बता दिया था। फिर आप देख रहे हैं 5000 ईयर्स ओल्ड सिविलाइजेशन, 5 कहते थे, अब तो 75 7,000 या 10,000 तक भी कहने लगे हैं। 5000 ईयर्स ओल्ड, 5 से आप कह सकते हैं इवन पूरा लिख के लोचे। कुछ सोर्सेज में 5, कुछ में आप देखेंगे 7 और कुछ में तो इवन 10 तक की भी बात हो जाएगी। ईयर्स ओल्ड सिविलाइजेशन, जिसको कहते हैं फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कौन सी सिविलाइजेशन है ये, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो आपकी हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, या जिसको पहले पहले कहते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ नया एविडेंस मिला है इसकी एक और साइट से। ठीक है, तो ये कौन सी साइट से मिले, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी, यहाँ से आप जींद जाए हांसी से तो रास्ते में आते हैं राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी में म्यूजियम भी बन रहा है, हरियाणा में टूरिज्म भी आएगा, सब कुछ। इधर हरियाणा में टूरिज्म के लिए इससे पहले थोड़ा बहुत जो कुछ किया था वो बंसीलाल जी के टाइम। ठीक है, उन्होंने ये सब ब्लू बर्ड और एथनिक इंडिया, सोनीपत, ब्लू बर्ड, हिसार, ये सब उन्हीं के टाइम में बनी थी। ठीक है, तो अभी अगर हम हेरिटेज में करते हैं तो भी वर्ल्ड मैप में और बढ़िया से हरियाणा को रिप्रेजेंट। राखी गढ़ी इन हरियाणा हिसार डिस्ट्रिक्ट, वेल प्लान्ड हड़प्पन सिटी, 5000 से 7000 साल
पहले। अब इसमें क्या मिला, इसने एरिया वाइज सबसे बड़ी सिटी भी बनने जा रही है, एरिया वाइज लार्जेस्ट सिटी भी होने जा रही है ये, क्योंकि एरिया वाइज का तो इसका ये पॉइंट तब ऑलमोस्ट मानने लगे भाई, एरिया वाइज लार्जेस्ट। पहले पहले कहते थे बड़ा शहर किसको, पहले बड़ा शहर इसको कहते थे, मोहनजोदारो को, ठीक है। और अब कह रहे हैं सबसे पुराना शहर भी राखीगढ़ी हो जाएगा इस स्टडी के बाद। राखीगढ़ी से अभी 2 वुमेन स्केलेटन मिले हैं, 2 महिला कंकाल मिले हैं, और एक मिला है वहां पे, ये आप देख रहे हैं एक इवन जो इसको हम कह ओल्ड ज्वेलरी फैक्ट्री भी मिली है, ठीक है। 2 वुमेन स्केलेटन भी मिले हैं। ठीक है, काफी कुछ। अब देखो हरियाणा वर्ल्ड मैप पे बढ़िया से इसको लेकर हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा है अपने इधर के लिए, तो ये सारे कुछ भी आप देख रहे हो। और इससे ये भी हो जाएगा हरियाणा कि अभी पूरे सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट क्या हो जाएगी, राखीगढ़ी। और अभी कहते हैं सबसे पुरानी साइट भिराना, तो हो सकता है पुरानी साइट क्या हो जाए, अब राखीगढ़ी हो जाए आफ्टर दिस स्टडी, जो नया कुछ यहाँ से मिला है। तो ये पूरा पॉइंट आप देख रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, ये हरियाणा के राखीगढ़ी विलेज में आई है, इसलिए इसका नेम राखीगढ़ी रख दिया, ठीक है। समझ में है? वो अलग है। हाँ, सिनोली वाला जो पॉइंट है ना, जो मनोज बाजपेयी जी का डॉक्यूमेंट है, इसमें पढ़ी है इसी में रखूंगी। सिगरेट से सिनोली एचडी में उस वो है, यूपी में मिली थी वो साइट। वो इससे पैरेलल कोई सिविलाइजेशन, इससे भी थोड़ी पहले कोई सिविलाइजेशन रही होगी, में रथ मिले, सब कुछ मिला ये सब, ठीक है। हाँ, तो काफी मतलब वो भी हिस्ट्री के अनफोल्डेड पेजेस को रखती है सामने। क्लियर है ये पॉइंट, सबको समझ में आया? ठीक है, मैटर क्लियर हुआ ये। और इंडिया में सबसे टोलेस्ट स्काई स्क्रैपर कहाँ बन रहा है? स्काई स्क्रैपर होती है ऐसी ऊंची ऊंची बिल्डिंग, 50-60 मंजिला ये सब बिल्डिंग। तो ये सुपरनोवा स्पीरा किधर बन रहा है? सुपरनोवा स्पीरा बन रहा है नोएडा, और लोखंडवाला मिनर्वा मुंबई, ठीक है। लोखंडवाला मिनर्वा मुंबई, क्लियर है ये? ठीक है, लिख लिया सबने? सबसे टोलेस्ट स्काई स्क्रैपर, ऊंची बिल्डिंग, सुपरनोवा स्पीरा नोएडा में बन रहा है। वर्ल्ड में सबसे ऊंची अभी है बुर्ज खलीफा। इससे पहले थे जब जिसपे ये टेररिस्ट अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक यूएस ट्विन टावर्स, क्या नेम, हाँ, ठीक है, वो थे इससे पहले। आगे बढ़े, क्लियर है ये? लिख लिया सुपरनोवा स्पीरा और लोखंडवाला मिनर्वा, ये सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग इंडिया की रहेगी। डन, रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके अलावा देखो क्या पॉइंट है, एक साइक्लोन न्यूज में रहा है, साइक्लोन असानी आंध्र प्रदेश की कोस्ट पे आया है ये साइक्लोन असानी। उड़ीसा भी अलर्ट पे था, लेकिन आंध्रा कोस्ट पे है। असानी नेम किसने रखा है? श्रीलंका ने। साइक्लोन होते हैं ये जो समुद्र के अंदर तूफान जनरेट होते हैं, ठीक है, जो प्रेशर डिफरेंस होते हैं उस वजह से ही। अपने यहाँ आप देखो तो साइक्लोन कहते हैं, साइक्लोन इनको कहते हैं किधर, जब ये इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल इन रीजन, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, और इन्हीं को क्या कह रहे हैं, ठीक है, इन्हीं को कह देते हैं टाइफून, जब ये साउथ चाइना सी में आए। टाइफून, साउथ चाइना सी। और हरिकेन टोर्नेडोज कह देंगे अगर ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट की तरफ आए। हरिकेन टोर्नेडोज इन्हीं तूफानों को कहते हैं जब ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट की तरफ आए, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। क्लियर है सब पॉइंट? तो साइक्लोन असानी का नाम किसने दिया है? श्रीलंका ने। इसका मीनिंग होता है रैत, गुस्सा,
ठीक है। अपने इधर कहाँ है ये साइक्लोन, ये आया है आंध्र प्रदेश। ठीक है, अपने इधर ये साइक्लोन किधर आया, आंध्र प्रदेश की तरफ, आंध्रा कोस्ट पे। इसके अंदर कोई डूबा हुआ पुराना एक मंदिर भी कहीं से तैर के आ गया सोने को, वो भी मिला ऊपर वाला, मतलब कोई ऐसे झांकी टाइप जैसे कुछ था उसकी, वो भी मिल गया। पता नहीं कहाँ से आ गया, किसमें से, साइक्लोन में न्यूज में आया था। और आईएमडी साइक्लोन की इंफॉर्मेशन कौन देता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी। तो याद रखो सीजन के लिए इन सब के लिए क्या, आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, क्लियर है ये। आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, लिख लिया सबने पॉइंट। तो अभी आपने क्या क्या चीजें कवर करी, सबसे पहले आपको क्या पॉइंट बताया, फर्स्ट हमने डिस्कस किया था, हाँ क्या क्या पॉइंट इसमें डिस्कस किए, लास्ट में आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, ये सब पॉइंट डिस्कस किए, जैसे सेक्शन 124A और सेक्शन, और कौन सा सेक्शन हमने पढ़ा था बताओ, 375 पढ़ा। फिर आपको बताई थी अपॉइंटमेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बताई। ठीक है, और आपने देखे थे एयर इंडिया के सीईओ, एमडी। ठीक है, फिर आपने देखे थे साउथ कोरिया से, साउथ कोरिया, श्रीलंका, और इसके अलावा हमने कहा का देखे यूएई, इन सब के हेड देखे जो चेंज हुए। फिर नेक्स्ट इसके बाद फिर हमने क्या देखा, नेक्स्ट पॉइंट आपका था डिजीज वाला, नीफा, नीफा के अलावा फिर आपने श्रीगेला बैक्टीरिया, और तीसरा क्या पढ़ा था, टोमेटो, टोमेटो फ्लू। ठीक है, और मोंकी पॉक्स बताया था आपको। ठीक है, ये सब आपने पढ़ा। लास्ट में बस ये बता रहा हूँ हमने क्या कवर किया। फिर इकोनॉमी में इंडियन रुपी अगेंस्ट यूएस डॉलर, ये आपको बताया। बहुत बढ़िया से आपका ये सारे पॉइंट कवर हो गए हम। और फिर आपने क्या एक और मुद्दा पढ़ा था इसमें, कौन सा पॉइंट पढ़ा था, और कौन सा पॉइंट पढ़ा था, एक और पॉइंट भी तो पढ़ा था, आईआईपी, रिटेल इन्फ्लेशन, सीपीआई। ठीक है, ये भी आपको बता दिया था। ये सब पॉइंट आपने इसमें देख लिए थे। और फिर साइक्लोन के बारे में बताया आपको, साइक्लोन। ठीक है, और फिर हरियाणा सेंटर बताया था, कैंसर केयर हेली हब सेंटर, ये सब। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं। थैंक यू क्लास।